नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये शो बिजनेस की इंट्रिकेसीज़ पर, बिजनेस का क्या असर हमारी लाइफ पर पड़ता है, फाइनेंस पर पड़ता है, सिस्टम पर पड़ता है क्योंकि सारी ज़िंदगी तो बिजनेस और काम-धंधे से चलती है। काम-धंधे से हमारा काम-धंधा चलता है और उनके धंधे से हमारा काम चलता है। लेकिन उसके अंदर के पेच क्या है? अंदर क्या-क्या होता है? सरकार के फैसलों का क्या मतलब होता है? जो सरकार फैसले कर रही है उसका हम पर क्या असर होता है? इस सब पर चर्चा करते हैं हम नीरज वाजपेयी साहब के साथ। नीरज वाजपेयी जी का बड़ा लंबा अनुभव है बिज़नेस फाइनेंसेस को लेकर और ये अलग बात है कि उनके बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं ना, मैं नाम ज़्यादा जानता नहीं, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं बॉम्बे में, वो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उनका पहचान उनके साथ है। और बॉलीवुड में भी उनकी खास पहचान है, धमक है। और एक उनका शो है जिसका मैंने ज़िक्र पहले भी किया था, द एन शो, आपने देखा ही होगा। उससे आप और बारीकी समझ सकते हैं बिज़नेस को लेकर, मार्केट को लेकर, शेयर्स को लेकर। तो हम उनसे चर्चा करते हैं, कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि भई लक्ष्मी मित्रों से समझ में आए कि कैसे काम चल सकता है। नीरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। तो समझना चाहते हैं हम कि भई जो द एंड शो में जो आप बिज़नेस को बताते हैं और आपका जो अनुभव है और जो आपकी लक्ष्मी मित्रों के साथ दोस्ती है, तो क्या है? अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया जीएसटी को लेकर। एक तो जीएसटी मुझे समझ में नहीं आया, पहली बार समझ में आया जब राहुल जी का वो गब्बर सिंह टैक्स है, ठीक है? और हर बार जब मैं सुनता हूँ तो होता है कि कोई बैठक हो रही है या फिर कुछ बदलाव हो रहा है। पिछले 5-7 साल से समझ रहा हूँ। और फिर एक बात और समझ में आई कि जो भी सेंटर में बैठता है वो जीएसटी को सपोर्ट कर रहा है। जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, वो उसका विरोध करता रहा। जबकि दोनों के स्टेट और सेंटर का मसला है मेरे ख्याल से। लेकिन अभी जी। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा ऐलान किया कि दिवाली पर वो नया गिफ्ट देने वाले हैं आपको, हम सब लोगों को। तो और उसमें बहुत सारे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने कहा कि भई जीएसटी में एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। क्या मतलब है जीएसटी के बदलाव का? क्या बदलाव कर रहे हैं और हमारे को क्या फ़र्क पड़ेगा? एक जो मेरा जैसा आम आदमी है, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले सर नमस्कार और आप सबको देर से ही सही लेकिन जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो गया और मुंबई बहुत उत्सव प्रिय शहर है। उत्सव प्रिय शहर है। बिल्कुल, तो अभी हल्की-हल्की आपको बीच में कभी म्यूज़िक सुनाई पड़ सकती है, तो वो समझ लीजिए कोई सवारी जा रही होगी। तो हम इसका आनंद अब से लेकर के दिवाली तक या अभी रादर अभी 31 तो दिसंबर हाँ, तक। दिवाली तक तो चलेगा ही आपका। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। दही-हांडी किया आपने और अब हाँ। गणेशोत्सव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। गणेश उत्सव, उसके बाद फिर डांडिया, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर दिवाली। धनतेरस, छोटी दिवाली, उसके बाद हम लोग 31 दिसंबर तक जाते हैं और बिल्कुल मतलब फुल उत्सव के मूड में रहते हैं। हाँ, इस वो तो उत्सव के इसलिए भी है सर, मैंने ऐसा सुना था, माफ़ कीजिए, मैंने ऐसे सुना था, जिनकी हुँ, पॉकेट भारी होती है ना आपकी तरह, उनके लिए हुँ। ज़िंदगी उत्सव है। नहीं सर, यहाँ पे मैं छोटा-सा करेक्शन करना चाहूँगा। मुंबई में 80 से 90% लोग बहुत छोटे घरों में रहते हैं जिनको जिनको बड़ा जो जो शब्द यूज़ किया था मैं वो कहूँगा नहीं। लेकिन जिसको कहते हैं ना उत्सव है मुंबई उनकी ज़िंदगी में। वो उत्सव रहता है और इस उत्सव को आप हमेशा देखेंगे कि बहुत ज़ोर-शोर से मनाते हैं आदमी की जी, हैसियत कोई भी हो। जी। तो इस उत्सव में डबल मज़ा आने वाला है जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जीएसटी में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स किए जाएँगे और हुँ, भारी हुँ, कटौती की जाएगी। तो हमारे आपके लिए आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इसका मतलब ये है कि चीज़ों के दाम कम होंगे। हुँ, ये जी, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए क्योंकि जो अभी आप एक टैक्स देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम पे जीएसटी लगता है किसी में 18% किसी में 28% किसी में 5% तो उसकी वजह से कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब कोई 10,000 रुपए की आप चीज़ खरीद रहे हैं तो वो 11,800 की हो जाती है, जी। अगर उसमें 18% जीएसटी लगा दिया गया। सर तो वो शॉप पर सीधे देखते हैं और जब बिल बनता है तो ही झटका लगता है। होटल में जाइए आप वो आप होटल होटल में बुक जाइए, करिए, रेस्टोरेंट में जाइए, हाँ। वो फाइनल बिल बनाएगा तो उसमें और लगा देगा 5% या 18%। आप रुके हैं तो 18%। फिर आपने अगर वो कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न खा लिया तो और ज़्यादा जीएसटी और सफ़ेद वाला खाया तो कम, तंदूरी रोटी खाओगे तो अलग, फलाना खाओगे तो अलग। तो ये जो था इसको कम करने की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, ये होने जा रहा है। मैं उनकी बात पे भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले गिफ्ट मिल जाएगा। ऐसा होता है तो हमारे आपकी लाइफ में सबसे पहले चीज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ों के दाम कम होंगे। बशर्ते कि उद्योगपति दाम बढ़ा के उसको अपना फ़ायदा ना ले लें कि भई चलो हम भी इसी मौके का फ़ायदा उसी उठा के थोड़ा जीएसटी को बढ़ा उसमें लें। शामिल कर लें। हुँ, हुँ।
हाँ, अदरवाइज दाम कम होंगे, एक तो बड़ी चीज ये होगी। दूसरा, जब ये लाया गया था जिसको आपने गब्बर सिंह टैक्स कहा था, उसमें बहुत एनोमलीज थी। जब से लागू हुआ पता नहीं कितनी बार इसकी रिव्यू मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीजों को वो ठीक कर नहीं पाए थे। कि अगर एक, मान लीजिए आप सिंपल रोटी खा रहे हैं तो एक टैक्स है, उसको मैंने ब्रेड और दूसरी चीज बना दिया तो दूसरा टैक्स। ये बहुत सारी एनोमलीज उसमें थी और उसमें कंसेंसस हो नहीं पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने सही कहा था शुरू में कि इसका फैसला कंसेंसस से होता है, राज्य और केंद्र सब मिलकर बराबर करते हैं, बहुमत से फैसला नहीं होता इसमें। तो बहुत सारे राज्यों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि उनकी उनकी कमाई कम अपनी होती है, लोकल इकोनॉमी तो का भी इसलिए असर। वो सहमति नहीं करते थे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो ये कंसेंसस बना लेंगे और सरकार चाहेगी तो बन जाएगा, क्योंकि राज्यों को भी पता है कि देश में स्थिति जो इस समय है उसमें जीएसटी कम करना बहुत जरूरी है। तो ड्रास्टिक कम का मतलब ये हुआ कि जो अपर लिमिट 28% है और जो 5% है उसमें घटा के केवल दो दरें कर दी जाए, एक 18% और एक 5%। ऐसा खबरें निकल के आ रही हैं कि सरकार दो रेट प्रपोज कर रही है कि एक 18% रखिए और एक 5% रखिए। जो बहुत आवश्यक चीजें हैं, एसेंशियल जरूर चीजें हैं, उनमें 5%, और जो थोड़ा लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की हैं वहां पे उनको 18%। सब। ये मांग बहुत दिनों से बहुत सारे विपक्ष के नेता भी करते रहे कि भाई दो रेट रखो ना आप, ये तरह तरह के बहुत सारे रेट जो हैं वो हटाइए आप, क्योंकि उससे कंफ्यूजन भी होता है और महंगाई भी बढ़ती है। अब इसमें एक कॉन्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है कि सरकार को इससे नुकसान होगा क्योंकि उनका रेवेन्यू कम होगा, राजस्व कम आएगा। लेकिन इसका तरीका ये है कि जब आप कोई चीज दाम कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर जैसे ही चीज सस्ती होती है तो वो ज्यादा बिकने लगती है। आप वॉल्यूम अभी उसका एयर बढ़ जाता कंडीशनर खरीदेंगे तो 18% 28% का जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आपको 18% जीएसटी लगेगा तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। तो सरकार का ये मूड है। करा इसलिए है सरकार ने ये फैसला क्योंकि देश में इस समय खपत या कंजम्पशन या डिमांड जो भी आप कहें काफी बुरी तरीके से नीचे की ओर आई है, प्रभावित हुई है, डिमांड नहीं है। तो इसकी शिकायत लगातार हर रिपोर्ट में आ रही कि भाई कंजम्पशन डिमांड नीचे जा रही है। उसको ऊपर करने का दो तरीके हैं सर, या तो मैं आपके हाथ में पैसा दे दूं या मैं चीज सस्ती कर दूं। है। तो आपके हाथ में पैसा मैं कैसे दूं? या तो आपकी सैलरी बढ़ा दूं या कैश दे दूं आपको। तो ना तो मैं सैलरी बढ़ा पा रहा हूं और ना मैं कैश दे सकता हूं। तो तरीका सिर्फ एक बचा कि भाई उसका दाम कम करो। दाम कम करने का तरीका सरकार ने कहा कि चलो टैक्स ही कम कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी ज्यादा भी लगता था। तो ये सरकार करने वाली है और इसके पीछे दिवाली का डबल धमाका मानिए या जो मानिए इसको, लेकिन दरअसल सरकार के ऊपर ये दबाव है कि इकोनॉमी में डिमांड कम है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, अर्बन कंजम्पशन काफी गिरा है, इसलिए उसको बूस्ट करने के लिए आपको ये जीएसटी कम करना पड़ रहा है। मतलब उदार मना सरकार का मतलब है कि भाई जो कंजप्शन कम है, लोग खरीद नहीं रहे, उसको ठीक करने का एक तरीका है। जी लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज्ञान दीजिए कि किन चीजों पर आप सस्ता कर रहे हैं, किन चीजों पर महंगा कर रहे हैं, कि जो आम आदमी की जरूरत की चीजें उनमें से क्या कम स्लैब पर आ जाएंगी, और जो इसका मतलब 5 और 18 आपने कहा है, तो 28 से 18 पर तो आएंगे, लेकिन क्या ऐसी भी चीजें होंगी जो 18 से 5 पर आ जाएंगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल होगी। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दाम कम होंगे क्योंकि 28% जीएसटी घट के वो 18% पे आ सकती। तो आज की तारीख पे जिन पे 28% जीएसटी लग रहा है सर, उसमें एक तो आपकी कार और मोटरसाइकिल आती है। पूरा ऑटो सेक्टर 28% जीएसटी पे लगता है, तो उसमें 18% आने की संभावना है। महंगी मोटरसाइकिल हो या सस्ती 100 सीसी वाली हो, 350 वाली, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, मिक्सी हो गई, डिश वॉशर हो गया, ये सारी चीजों पे अभी जो 28% का जीएसटी लगता है उसको घटा के 18% आने की संभावना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को मान रहे हैं कि थोड़ा सा लग्जरी है तो चलो इस पे 18% लेके आते हैं। और मॉनिटर्स एसेंशियल हो भी गए हो गया अब आपके। लाइफ में, किचन की लाइफ में भी एसेंशियल हो गया, लाइफ में जनरल रोजमर्रा में भी ये काम में आने लगी सब चीजें। जी, तो हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि टीवी, फ्रिज और डिश वॉशर आज के जमाने में लग्जरी है, ये दरअसल जरूरत है। हाँ कामकाजी वही लाइफ तो। में ये अब जरूरत बन चुकी है। इवन 100 सीसी मोटरसाइकिल को तो मैं मानता हूँ 5% जीएसटी में रखना चाहिए, क्योंकि हाँ वो वो तो जरूरी आपको चीज है, केवल जोमेटो, ट्रांसपोर्ट के ब्लिंकिट, काम में आ रही है। एग्जैक्टली रोजगार में है भाई। इतने सारे जो हमारे सब डिलीवरी बॉय घूमते हैं, बाइक्स लेके ही घूमते हैं ना,
तो वो तो जरूरत है उनकी, तो उसमें आप 18 भी नहीं, उसमें तो 5% जीएसटी लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें 18% के ब्रैकेट में लाएंगे। उसके बाद बहुत सारी जो खाने पीने की चीजें हैं जहां पे 18% जीएसटी लगता था, या कोई सर्विसेज हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सर्विसेज में, वो हमें लगता है कि 5% लाई जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपने एक पॉलिसी खरीदी इंश्योरेंस की, उस पर अभी 18% आप जीएसटी देते हैं, उसको 5% पे लाना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक वस्तु में आती है। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या आप कोई भी और सर्विसेज करते हैं, तो वहां पे जो 18% की जीएसटी है उसको घटा के 5% किया जा सकता है, क्योंकि वो आवश्यक चीजों में आती है। हेल्थ इंश्योरेंस में तो मेरा मानना है कि मतलब अब जीरो तो खैर शायद टेक्निकली पॉसिबल ना हो, कि लोएस्ट मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि वो मतलब एक मिडिल क्लास या सरकार लोअर की मिडिल, मदद कर रहे हैं ना आप। एग्जैक्टली हम अपनी अपनी हेल्थ की चिंता खुद कर रहे हैं। हम ही प्रीमियम भरेंगे, हम ही खर्चा उठाएंगे, और फिर हम ही से आप जीएसटी लेंगे। तो ये तो मतलब एक तरीके से नाइंसाफी है कि हम सरकारी अस्पताल का लोड कम कर रहे हैं, और हाँ हमसे ही कह रहे हैं कि आप 18% जीएसटी भी दे दो। तो ये डबल धमाका नहीं, डबल मार हो गई हमारे ऊपर। डबल तो मार है ये। ऐसी बहुत सारी चीजों पे 5% लाया जा सकता है। जैसे एक और मेरी डिमांड है सर कि रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हो, जो 5% जीएसटी लगता है जीरो करना है, उसे क्यों लगाना भाई? आम आदमी कंजम्पशन अगर कोई चीज कर रहा है तो उसमें आप 2.5% जैसे जीएसटी क्यों लगाते हैं? उसमें जीरो कर दीजिए उसको। टेक्निकली नहीं पॉसिबल तो उसमें कुछ 1-8% कोई सेस वेस लगा के उसको मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक है। आप खाना खा रहे हैं, पीना पी रहे हैं, और इससे और वो भी जो इकोनॉमी आज की बूस्ट तारीख में मिलेगा। रेस्टोरेंट सर ऐसा हो गया है, आप बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत हजारों हजार बच्चे लोग हैं जो नौकरी पर कर रहे हैं, अकेले रहते हैं घरों में। करेक्ट। मतलब वो उनका तो वो शाम को लौट रहे हैं तो वो घर में खाना नहीं खा रहे, वो रेस्टोरेंट से मंगाते हैं या रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे होते हैं मोटे तौर पर। मतलब उनकी रोजाना की जिंदगी उसी तरह से चलती है, वो लग्जरी के तौर पर रेस्टोरेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। राइट। तो आम मतलब कंज्यूमर को भी फायदा है, और जितना आप लोअर इंडस्ट्री लाओगे को ना भी फायदा है। यस, बिजनेस को भी फायदा, वॉल्यूम बढ़ेगा। आप जो दुकानदार परेशान है कि सामान नहीं बिक रहा है, वो जीएसटी कम होगा, थोड़ा ईज होगा तो ज्यादा बढ़ेगा। एक पॉइंट और है सर, अभी जो है सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपए तक अगर आप कोई आपका रेवेन्यू आता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता। सुन रहे हैं, ऐसा पता नहीं हुआ कि नहीं होगा, अनुमान है मेरा कि शायद इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी, 30-40 लाख की जा सकती है। वहां तक अगर आपको, तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए जरूरी नहीं है वहां पे कि आप जीएसटी दें। जैसे बहुत सारे सर्विसेज आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला देता होगा, ब्लॉगर देता होगा, या आप कोई भी तरीके की सर्विस लेते हैं, तो वो भी एक बड़ी राहत है। क्योंकि 20 लाख बहुत छोटा अमाउंट है आज, अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख एक साल में बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। 20 साल तो तो वहां 20 लाख रुपए कोई मायने ही नहीं है एक्चुअली, यदि सर्विस में मायने है नहीं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर उसके झंझट में फंसो। फिर आपने देखा ही होगा बेंगलोर में कैसे वो तो जीएसटी नोटिस आ जो गए। हाँ, फिर सीए को भी अलग से फीस देनी ही है, क्योंकि आम सीए आदमी को, तो जीएसटी को भरने का काम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस वजह से भी हमें लगता है कम हो सकता है। तो ये टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, मजबूरी में ले रहे हैं या जैसे भी ले रहे हैं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है सर, वो देश को समझना बहुत जरूरी है। हमने अपने पिछले शो में हल्का सा इशारा भी किया था कि इस समय जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है वो एक्चुअली वीक फुटिंग पे है। आप किसी भी प्रकार की लोन ग्रोथ, यानी कर्ज जो ले रहे हैं लोग, चाहे वो उद्योग वाले हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, सब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, और हम 2019-20 की स्थिति में पहुंच रहे हैं। यानी कोविड के दौरान सरकार ने बहुत पैसा झोंका था, तो एक बम्प आया वो था। अब वापस वहीं अब पहुंच हम गए। वापस उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो उसको फिर से जैकअप करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी वीक फुटिंग पे है कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए। अब राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को भी कैपेक्स फिर से करना पड़ेगा तेज, जो कि बीच में रुक गया था। क्योंकि वो एक बहुत, हालांकि सरकारों का काम नहीं है कैपेक्स, लेकिन कैपेक्स करना पड़ेगा आपको, डिमांड तभी बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये एक वजह है मुझे लगता है सरकार का, जो उन्होंने ये किया है। तो ये कदम का स्वागत करिए, क्योंकि मजबूरी में लिया, दबाव में लिया है, ये है बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक अच्छा कदम है इकोनॉमी के लिहाज से। सर माफ कीजिए, एक सवाल मैं इसमें समझना चाहता हूँ कि जितना आपने बताया वो तो बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की है एक्सप्लेन करके, लेकिन ये जो दबाव है वो आम आदमी का दबाव है या नीरज जी के जो मित्रों का दबाव है, यानी बड़ी इंडस्ट्रीज का दबाव है, क्योंकि उनका ही तो प्रोडक्शन खपत नहीं हो रही ना। ये हमारे खाते में आप बिल
फाड़ रहे हैं। इसमें मैं कहूंगा सर ये आम आदमी का दबाव ज्यादा है। मित्रों का तो हो सकता है, लेकिन मित्र लोग के शेप के ऊपर वाले में आते हैं तो वो पैसा बना ही लेते हैं, लेकिन नीचे वाला जो है ना वो इतना परेशान है कि अगर आपने उसकी हालत दुरुस्त नहीं की है तो फिर उसका असर चुनावों पे दिखने लगेगा, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है। आप पता नहीं कहां से वो 1.5% का आंकड़ा आ जाता है, सीपीआई 1.55% है, लेकिन मैं कहता हूं कि महंगाई दिखती नहीं है, महसूस होती है, पड़ती है, वो मार पड़ती है। यस, तो महसूस हो गया। आप कुछ भी खरीदिए तो आपको एक बार मन से अरे यार इतना महंगा हो गया है, आप सब्जी खरीदिए, कुछ भी खरीदिए आप, तो जो जब महसूस होने लगे आम आदमी को, तो फिर आपको तुरंत चुनाव याद आते हैं। बिहार का चुनाव हो या जो भी चुनाव आने वाले समय में होंगे वो आपको याद आएंगे। तो इसलिए भी सरकार को लगता था कि नहीं, इसको ठीक करना जरूरी है। मित्रों वाली जो बात है वो डेफिनेटली है उसमें, क्योंकि उनका भी धंधा प्रभावित हो रहा है, भाई ग्रोथ नहीं हो रही है, उससे भी इकोनॉमी पर तो असर पड़ ही रहा है। असर पड़ेगा ही, फिर जॉब में असर पड़ने लगेगा। एक बहुत छोटी सी चीज देखिए सर, 6.5% की हमारी रफ्तार ग्रोथ की बताई जा रही है, उसमें आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो नॉमिनल इकोनॉमी आती है, तो 6.5 और 1.5 जोड़िए 8 होता है सर। हम 8% पे कैसे ग्रो कर सकते हैं? हमको तो 10 ट्रिलियन तक पहुंचना है, तो 12-14% होना चाहिए। तो इसलिए भी जरूरी है कि अब मित्रों को हो या उद्योगपतियों को हो, इसको आपको सीजन बनाना पड़ेगा। ये दोनों तरफ का प्रेशर इसमें है। एक इसमें सोने में सुहागा आप कह सकते हो गया, या कि S&P ग्लोबल ने हमारी रेटिंग 18 साल बाद ऊपर करी है, तो ये मित्रों के लिए भी कह सकते हैं, सबके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डेट मार्केट हमारा जो कर्ज लोन बैंक वाला इलाका है उसको बड़ी इससे फायदा होने वाला है, जो S&P ने रेटिंग अपग्रेड की है। सर जैसे एक छोटी सी बात समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप जहाँ पर भोजन करते हैं वहां पे 3-4 हजार रुपए की प्लेट आती है सब्जी की, और हम लोग जहाँ पर खाना खाते हैं वहां 7500 रुपए की आती है, तो इसमें जीएसटी में कितना फर्क पड़ेगा? 5% कम हो जाएगा सर, अगर उसको रेशनलाइज किया तो। खाने पीने में तो अभी 5% ही लग रहा है। नहीं, लेकिन अगर विजय जी जब ताज में जाते हैं या मौर्य में जाते हैं तो काफी फर्क पड़ेगा। नहीं तो भी वो फायदा नीरज जी का ही होता है, क्योंकि वो बिल तो वही चुकाते हैं। नहीं सर, विन है, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। दोनों को फायदा होगा इसमें। सर एक और बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की स्वदेशी को लेकर, कि अब हम लोग स्वदेशी पर काम करें, और एक और लाइन उन्होंने दी, दाम कम और दम ज्यादा। और स्वदेशी के लिए उन्होंने, आज भी दिल्ली में कोई प्रोग्राम था तो उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया। कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर बैठ के कि भाई ये स्वदेशी इसलिए याद आया हमें क्योंकि ट्रम्प साहब ने इतना टैरिफ बढ़ा दिया और वो नाराज थे। अभी तो खैर पुतिन साहब के साथ मुलाकात हुई है तो थोड़ा सा कम ज्यादा कुछ होगा। तो कैसे इसको देखते हैं? एक तो इसका मायने क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा हमारे को? सर स्वदेशी की मांग तो मोदी जी बहुत बार कर चुके हैं, कई बार कर रहे हैं। इसमें जो हम लोगों ने पिछले शो में इसमें काफी डिटेल में हम लोगों ने बात की थी और बार बार इसको वो रिट्रेट कर रहे हैं। मेरा इसमें कहना है कि इसमें हाँ, आम इंसान को और व्यापारियों को खास तौर पे सोचना पड़ेगा। स्वदेशी अपनाओ या स्वदेशी का उपयोग करो का ये मतलब नहीं है कि हम चीनी सामान का विरोध करना शुरू कर दें, बायकॉट चाइना करने लगे, ये गलत है। ये नहीं है, क्योंकि आप वो कर नहीं सकते हैं ना, बायकॉट यूएस आप कर सकते हैं, ये एकदम इलॉजिकल और प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि आपको अभी सामान से लेना पड़ेगा। लेकिन अपने देश में अगर आप वो बना सकते हैं तो उसको बनाइए। मैंने कहा था कि हमारे व्यापारी ट्रेडर हो गए हैं, वो मैन्युफैक्चर के बजाय ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां से खरीद के लाओ, बीच में अपना कमीशन जोड़ो और विजय जी को बेच दो। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। मोदी जी इसको टारगेट कर रहे हैं कि आप खुद मैन्युफैक्चर करिए। हो सकता है कि वो चीन के मुकाबले 2 रुपए महंगी मिले, लेकिन जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देशवासी भी उसमें शामिल हो जाएंगे, आप कराना चाहेंगे तो। ये चॉइस नहीं है, मजबूरी है सर। ये जरूरत कह लो, मजबूरी की बजाय जरूरत कह सकते हैं, जरूरत कह लीजिए, मजबूरी कह, जो भी कहना नाम देना चाहे, लेकिन अब ये विकल्प नहीं रह गया आपके पास कि हम स्वदेशी नहीं जाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी कहता, मैं उससे थोड़ा डिफर करता हूँ, वो गलत है। गलत इन द सेंस कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो स्वदेशी है कि आप अपना मैन्युफैक्चर करिए, अपनी चीजें बनाइए, अपनी ग्रोथ करिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। केवल आप इंपोर्ट करके यहाँ बेचें, उस पर सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो इंटेंट के तौर पे मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अब पॉलिसी के तौर पर इनको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा।
जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात प्रोडक्ट चलती का है, जो दुकानें खुली हुई है, कोई नहीं लेता उसमें सामान। आप देखिए रेलवे स्टेशन में, यहाँ पे मुंबई के रेलवे स्टेशनों में दुकान खुली हुई है, कोई नहीं। एक ग्राहक नहीं दिखेगा आपको उसमें, क्योंकि उसमें जो माल बिक रहा है वो कौन सा माल है देखो ना आप, ना तो उसकी बहुत अच्छा, अच्छी वो क्वालिटी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि दाम कम दम ज्यादा, तो दम वही, ज्यादा का मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट पर कुछ फोकस किया जाए। यस, आप क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए हमको और सही दाम पे दीजिए, तो आदमी खरीदेगा। केवल इसलिए कि हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मैं ले लूं, तो वो कंज्यूमर नहीं इज ले। किंग, उसको उसको सस्ता चाहिए, सिंपल है। हम तो सस्ता माल लेंगे जो अच्छा देगा। वहां पे फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वन वन शॉप वाला दुकान माल है या इंडिया ये चाइना से आया है। तो इसलिए मैंने कहा कि जिम्मेदारी व्यापारियों की ज्यादा है, बिजनेसमैन की ज्यादा है, इंडस्ट्रीज की ज्यादा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे आप लाएंगे तो मैं जरूर खरीदूंगा। वैसे भी मैं कहाँ इतना कमा रहा हूं कि आप देशभक्ति के नाम पे आप जो भी मुझे चिपकाएंगे मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, कंज्यूमर ऐसा नहीं सोचता। इकोनॉमिक्स हमेशा रियलिटी पे चलती है, वो किसी फ्लेवर या जोश के नारे में नहीं चलती। तो सही प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे आप तो बिकेगा, और यही शायद मोदी जी बार बार कह रहे हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है थोड़ी सख्ती की जरूरत भी है। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही जिसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि जब प्रधानमंत्री जी या सरकार कहती है कि स्वदेशी का इस्तेमाल करें, तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बात तो स्वदेशी की कर रहे हैं, धंधा चीन से करते हैं, धंधा अमेरिका से करते हैं। तो उस बात को आपने ज्यादा बेहतर तरीके से कहा है कि भाई दोनों चीजें चलेंगी, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या टैरिफ का साइड इफेक्ट है? ट्रंप साहब का जो बिल्कुल फैसला है, उनके नाराजगी बिल्कुल का साइड इफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका साइड नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छा, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट। ये डायरेक्ट इफेक्ट है सर, टैरिफ आपके ऊपर लग रहा है। आपको एक उदाहरण से समझिए कि चीन को उन्होंने 90 दिन का मोरेटोरियम दे दिया जी। रूस से ऑयल खरीदने के मामले में, और हमारे ऊपर 25% ठोक दिया। साइड इफेक्ट है ना, ये डायरेक्ट इफेक्ट है, क्योंकि हाँ। उनको पता है कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करेंगे, हम लड़ नहीं सकते, इसलिए हमारे ऊपर लगा दिया। चीन के ऊपर नहीं लगाया, उनको कहा अच्छा ठीक है 90 दिन और ले लीजिए, आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीन एक ताकत है। वो तो वो रूस में खुद उनसे बात कर रहे हैं बैठकर, पुतिन साहब से अलास्का में। एग्जैक्टली, अलास्का आप क्यों गए, क्योंकि आपको पता है कि रूस एक ताकत है। हमको वो ताकत बनना पड़ेगा, तभी आप लड़ पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कि लगा दिया है। अब देखिए इतनी अच्छी बात हुई वहां पे, लेकिन अभी भी लगा हुआ है। उन्होंने कहा 1-2 हफ्ते में रिव्यू करेंगे। तो ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट टैरिफ वो का जो है, आने वाला था वो डेलीगेशन, वो तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आ रहा है इधर। वो सर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो 25% बेस लगा है हमारे ऊपर, उसका नेगोशिएशन चलता रहेगा, क्योंकि उसमें वो अड़े हुए हैं कि आप अपने डेयरी प्रोडक्ट खोलिए, एग्री प्रोडक्ट खोलिए, या अगर वो नहीं खोल रहे हैं, आप उसको सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट में आप हमको जोरदार तरीके से दीजिए। अब इसको मैं एक थ्योरी के तौर पे ये भी देखता हूँ कि अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी जीएसटी इतना कम कर देंगे और उसके बाद आपने ड्यूटी भी वहां पे कम कर दी, तो आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा। पहले आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि जीएसटी बहुत तगड़ी लग रही थी उसमें। जीएसटी ज्यादा लगा। अब जीएसटी आपने कम किया तो 18% तो वैसे ही 28% कम हो गया। और अगर आपने मान लीजिए टेस्ला पे ड्यूटी कम कर दी, तो भी आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बना रहेगा आज की परिस्थिति के हिसाब से। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है जीएसटी कम करना। ये ऐसा नहीं कि एकदम से वन फाइन डे हम सुबह उठे और आज मुझे सब देश के लिए जीएसटी कम कर देना है। बहुत सारे इसमें थॉट प्रोसेस लगा है इसमें कि ऐसे करने से ये चीजें सेटल होंगी। तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो तो टैरिफ का ही है कि आपको टैरिफ की वजह से आप बैकफुट में हैं। आपको अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। अब आप जीएसटी कम करके करें, कंजम्पशन बढ़ा के करें, इकोनॉमी बूस्ट करके करें, पैसा देना तो पैसा देके करें, लेकिन करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है सर, साइड नहीं है। बिल्कुल सर, अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो आपने कहा कि थोड़ा सा सेंटर में आकर बैठिए, लेकिन हाँ। हमारे सेंटर से जो दाईं ओर हमारे मित्र बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम्म, दाईं ओर, थोड़ा सा और आगे, वो कहते हैं क्या हम्म। बकवास करते हो, ट्रम्प साहब से क्या फर्क पड़ेगा, हमारा देश जो है कंज्यूमर ड्रिवन है, 140 करोड़ लोग हैं, हम सबको ठीक कर देंगे, हम तो खुद ही बनाएंगे खुद ही खाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है ये सब करते हैं लोग कि ट्रम्प साहब से फर्क क्या ये बात? देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप फ्रेम से राइट बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो बीच में आ जाइए, क्योंकि वो फ्रेम खराब हो जाता है। और ना ही आपको बहुत लेफ्ट भी जाना है, सेंटर में रहना है। देखिए बहुत सारे जो राइट साइड के लोग हैं, या वो अच्छे लोग हैं, मित्र लोग ही हैं, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि हम ट्रम्प को घुटनों पे ला देंगे, चीन की तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, कर देंगे। तो कई बार आपको लगता है कि ये लोग शायद नादान हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं।
आपके देश की पर कैपिटा इनकम एक बार उठा के देख लीजिए आप, $2800 के आसपास है। हमने पर पिछले कैपिटा शो में इनकम। आपको कहा कि हमारे देश की 90% आबादी की साल की इनकम 2 लाख रुपए से कम है सर, जी 1,75,000 रुपए साल जी की आमदनी। और अगर उसको मैं पीपीपी मॉडल पे ले जाऊं तो और बहुत नीचे चली जाती है वो। आपकी $800 की पर कैपिटा बनती है अगर पीपीपी मॉडल पे हम ले जाएं तो। जी तो कंजम्पशन के दम पे हम सबको घुटनों पे ला देंगे या सबको मैं बाइकआउट कर दूंगा, ये सब जोश दिलाने के लिए, कहने सुनने के लिए अच्छी बातें हैं। सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए जितने भी यूट्यूबर हैं या ट्विटर पे लिखते रहते हैं। प्लीज आप लोग सेंसिबल बातें करिए, देश को दिग्भ्रमित मत करिए। अगर आपको इतना ही देश प्रेम है तो कुछ काम करिए, कुछ रियल काम करिए, कुछ मैन्युफैक्चर करिए, कुछ बनाइए जिससे हम लड़ सके अमेरिका से। तो जब तक वो नहीं करते तब तक खाली नारा देने से नहीं होगा। नारा देने से और नहीं होगा। इसमें 75 साल से वही नारा चल रहा है कि हम इनको घुटनों पे ला देंगे, उनको बाइकआउट कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आज की तारीख का आंकड़ा उठा के कोई मुझसे बहस कर ले कि आप कैसे उनको घुटनों पे लाएंगे, आप मुझे ये बताएं खाली। तो ये सब बातें सर कहने के, इसलिए ना बहुत राइट जाना है ना बहुत लेफ्ट नहीं जाना है, सेंटर पर रहने का है, मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग पे रहना है लेकिन इकोनॉमी आपको में। लग रहा है ट्रम्प साहब की नाराजगी कुछ कुछ कम होगी, थोड़े दिन लगेंगे? क्योंकि हमारे घर में होता है कि भाई अरे गुस्से में है ना, थोड़ी देर इसको बैठने दो आराम से, थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। तो लग रहा है क्या गुस्सा कम होने नहीं, वो आराम से बैठ के तो गुस्से में शांत नहीं होंगे नहीं कि होंगे? आपने उनको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो ठीक है, कुछ दिन बाद अपने आप शांत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बिजनेस आदमी है, वो डील करके ही मानेंगे। तो एक इसमें पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग मुझे ये दिखती है कि जो अभी रूस में उनकी पुतिन के साथ मीटिंग हुई अलास्का में, वो मीटिंग बहुत पॉजिटिव हुई। क्योंकि जितने गुस्से में उससे पहले वो ट्वीट लिख रहे थे कि मैंने धमकी दी, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा वैसा, उन्होंने कुछ नहीं बोला और बड़े वो तो अच्छे आधा घंटा माहौल में। इंतजार किया उन्होंने पुतिन साहब का, वहां पर एयरपोर्ट पे पहले पहुंच गए थे और फिर वो रेड एग्जैक्टली। कारपेट पे भी उनको साथ लेकर आए। लोग कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो गुस्सा हो गए थे, लेकिन उसके बाद की भी फुटेज मैंने देखी, वो हंस हंस के ठहाके लगा के गप लड़ा रहे थे। बात कर रहे थे तो उनको ये समझ में आया, जो उन्होंने ट्रंप ने खुद बताया या उनके यहाँ से जो ब्रीफिंग आई, कि सारे इश्यूज पे लगभग सहमति है। एक दो इश्यूज हैं जिसमें वो दो एरिया है यूक्रेन के, जिस पर रूस कह रहा है कि अब ये हमारे पास रहेंगे, जो बफर जोन के तौर पे हाँ, वो दोनास बफर और जोन वाला। वो यूज होते थे। तो वो एक दो है। तो उन्होंने कहा कि नाउ इट इज अप टू जेलेंस्की कि वो डिसाइड करेंगे। जेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन जा रहे हैं, वहां उनकी जी, बातचीत होगी और उनको समझाया बातचीत। जाएगा कि अब 3.5 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया और न कर पाएंगे, तो इसलिए एक मिडिल ग्राउंड बना लेते हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि ट्रंप ने ये कहा भी है कि जो रशिया के ऑयल पार्टनर्स हैं, उन पर ड्यूटी लगाने के, सेकेंडरी टैरिफ लगाने का कोई मतलब नहीं है। इशारा ये है, इंटरप्रिटेशन है मेरा, है कि वो 25% जो एडिशनल हमारा लग रहा था वो हट जाएगा। और उन्होंने कहा कि 2-3 हफ्तों में इस पर हम विचार कर लेंगे। तो 27 तारीख हमारी वो डेट है जहां से वो इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं इम्प्लीमेंट पूरा होगा। होपफुल हूँ कि वो एडिशनल 25 चला जाएगा। अब बचता है वो 25 ओरिजिनल, जी, जिस पर आपको नेगोशिएशंस और बहस करने हैं। नेगोशिएशन करना है। वो हाँ। वो बिना रिस्पॉन्ड किए होगा नहीं। उस पे आप चुप बैठ जाएं, थोड़े दिन तक उनको छोड़ तो दें मतलब उसका तो मतलब मान तो हो गया, जाएंगे। रेस्पॉन्ड करने का मतलब तो हुआ कि कुछ डील करनी पड़ेगी, कुछ उधर कुछ यस, इधर, उनको कुछ देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं ट्रांजैक्शन होगा। करना तो मैं तो ट्रांजैक्शन के प्रील्यूड के तौर पे ही ये जीएसटी कट देख रहा हूँ पड़ेगा। कि ओके। अपनी पहले तैयारी कर लें, फिर उधर हाँ, करें। उससे उससे फायदा होगा। सर, हमने बात शुरू की थी आपकी होटल से, जो ताज वगैरह की, कुछ जहाँ पर आप जाते हैं, है ना? अब देखिए, मैं उससे जेलस तो रहूंगा ही, आप इस पर नाराज मत होइए, है ना? हम्म, आप ट्रम्प साहब की तरह से बिहेव मत कीजिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान की एक आम होटल की इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया था, ये ओयो होटल्स को लेकर। हम्म। वो भी आपके मित्र हैं। क्या कहानी है ओयो की कि कैसे ये सारी इंडस्ट्री, मतलब होटल पूरा का पूरा जो डिजाइन है, वो कैसे बना और क्या चल रहा है? सर बहुत दिलचस्प कहानी है। रितेश अग्रवाल की, जो ओयो के फाउंडर हैं, मतलब बहुत कम उम्र में वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। तो बहुत लंबी स्टोरी है जो कि हम लोग जानते पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत कट शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बचपन से वो इस मानसिक थे कि उनको कुछ अपना करना है। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, उसकी कहानी के दो फार्मूले होते हैं सर। एक कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, और कैसे करेंगे, ये दो चीजें अगर आपको आती है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बन सकते तो उनके बचपन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, वो जब चौथी क्लास में पढ़ता, उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया था। अपने स्कूल में सबको सिखाते थे वो, क्योंकि वो पहले अलाउड नहीं था, लेकिन उनको
दिलचस्पी और उनकी रुझान को देखते हुए उनको किया गया। तो बनना इंजीनियर चाह रहे थे उनके माता पिता, तो उनको कोटा भेजा पढ़ने के लिए। फिर वो कोटा से बिना अपने माता पिता को बताए दिल्ली आते जाते रहते थे, क्योंकि दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स होती रहती, तो उसमें उनको देखिए सुनने और बिना बताए ट्रेन से आते जाते। जब वो आते थे तो उनको रुकने के लिए कोई तो जगह चाहिए होती, तो कभी किसी के यहाँ रुक गए, कभी क्या। फिर उन्होंने एक तरीका अपनाया कि होटल में कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपके दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में तमाम जगहों पे बहुत ही बहुत सारे होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, पैसे भी लेते हैं। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इसको ठीक करना चाहिए। अब इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि जो हाँ, पहला बजट होटल प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब आप सोचिए 16-17 साल की उम्र में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। पहला गुण था उनके अंदर कि उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो अनटच्ड है। एक तरफ तो ओबेरॉय है और दूसरी तरफ पहाड़गंज वाला, बीच का कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक बीच का बजट होटल होना चाहिए जहां पे लोग सुविधाएं ले सकें और रीजनेबल प्राइस पे। इस पर उन्होंने बहुत काम किया। तो अगला क्वेश्चन है कि कैसे करोगे आप, ये इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने देखा कि आपके दिल्ली में जो हम लोग तो सर छोटे छोटे कबूतर खाने में रहते हैं, वो छोटे छोटे घर होते हैं। आपके यहाँ बंगलों में रहते हैं लोग, बड़े बड़े फ्लैट 5 BHK 10,000 5,000 स्क्वायर यस, फीट वाले। तो हर घर में एक दो कमरा खाली पड़ा रहता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, मेहमान आ गया कोई यूज कभी नहीं रुका होता। साल। तो उन्होंने ये आइडिया जनरेट किया कि उस कमरे को हम अगर किराए पे ले लें और उसको बढ़िया सजा दें और उसको किराए पे उठाना शुरू करें होटल के तौर पे 1-2 दिन 4 दिन के लिए। इस आइडिया के साथ उन्होंने जुगाड़ा। तो पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि अच्छे बजट होटल नहीं है, और दूसरा कैसे ठीक करेंगे, तो ऐसे ठीक करेंगे। और इसी थीम को लेकर के वो पूरा उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। टेक्नोलॉजी उनको आती थी, सॉफ्टवेयर के तहत उन्होंने काम किया और फिर वो होटलों में गए और होटल वालों से कहा कि हमको आप रुकने के लिए फ्री में अपना कमरा दीजिए, हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा आपकी इंडस्ट्री का। आप सोचिए कि किसी होटल को आप जाके सब बोलोगे तो रुकने देगा वो? तो ज्यादातर मना कर देते, लेकिन कुछ ने उनको कहा हाँ हाँ रुक जाइए, आप क्या फर्क पड़ता है, तो एक दिन लड़का है बड़ा उत्साही है, रुक ठीक है, एक जाइए। दिन रुक वो जाएगा, हाँ। रुकते वो रुकते इसलिए भी थे कि वहां उनको देखना था कि क्या कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं है। कमरा कैसा होता है, कैसी सुविधाएं होती, वो सब उसको ऑब्जर्व करके नोट करते रहते थे। तो बहुत कीन ऑब्जर्वर थे वो। और उसके बाद उन्होंने जब दोनों चीज देख ली कि प्रॉब्लम ये है और उसका सोल्यूशन ये है, उन दोनों को उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से मैच कर दिया। और फिर अकेले दम पे ये काम शुरू किया। तो एक दो होटल से फिर धीरे धीरे 2-4 सालों के अंदर टीम बड़ी की और फिर हजारों होटल, और एक समय वन ऑफ द लार्जेस्ट है एयरबीएनबी के मॉडल पे पूरा वो ले आए। तो ये ले आओ। होम ग्रोन स्टोरी है लेकिन कि ये इसमें इंटरेस्टिंग, एयरबीएनबी बिल्कुल, साथ में बचा। इसमें और इंटरेस्टिंग ये पहलू 2000 ये भी है सर कि जो चीज आपके पास है नहीं उसका बिजनेस आप कर रहे हैं। मतलब होटल एग्जैक्टली इंडस्ट्री खोले, होटल खोल तो सकते हैं, लेकिन एक होटल खोलेंगे, कितनी होटल खोलेंगे? आप बिना एक कमरा खोले बनाए 1,000 होटल्स को, 10,000 होटल्स को चला रहे हैं। और वो भी इस मॉडल पे कि आप खुद आपकी एक भी प्रॉपर्टी उसमें ओन नहीं कर रहे हाँ, थे आप, वही वही कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है एक भी। और सारे होटल आपने ले लिए, उनको बना लिया, फिर सीआरएम लगा दिया। उन्होंने एम्प्लॉय कैसे किया ये भी आप सोचिए। पहले उन्होंने एक बंदा ढूंढा जो बहुत इंटेलिजेंट था, अभिनव नाम था शायद उनका, उनको लेके आए। वो बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि यार एक्सपेंशन इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, 2 लोगों से कैसे होगा। तो उन्होंने अपने जो 2-4 टीम के लोग थे उनसे कहा कि आप लोग बताओ, आप सबसे ब्रिलियंट आदमी किसको जानते हो जहां आपने काम किया हो। उसको तो कैसे उस तरीके से उन्होंने हायरिंग शुरू करी, रेफरेंशियल की, मतलब मैं जानता हूं किसी को, तुम किसी को जानते हो, इस तरीके से लोगों को लाए। और फिर उनको लगा कि एक साल में अगर हम 100 होटल से कम हायर कर रहे हैं, सब ज्यादा ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, तो हो नहीं पाएगा। देखते देखते उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन एक शॉकर आया सर, ऐसा नहीं था कि हंकी डोरी थी लाइफ। हाँ, कोविड में बहुत बुरी वो सारा हालत हो गई, कोलैप्स हो गया। हाँ, बड़े बड़े होटलों की हालत खराब हो गई। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी कर रखा था, सीआरएम सिस्टम अप्लाई कर रखा था। उन्होंने उस 1.5 साल को झेल लिया। उसके बाद जो ग्रोथ आई है वो बूम हो गया। अनप्रेसिडेंटेड, बूम हो गया। और आज ओयो आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, आने वाला है। और अब ये सिर्फ होटल की स्टोरी नहीं है सर, अब ये एक जीसीसी मॉडल की स्टोरी है। बहुत सारी अब ये प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, नॉट ओनली होटल्स, कमर्शियल स्पेस में जा रहे हैं, बड़े यस, बड़े सब कुछ कन्वेंशन जा रहे हैं। सब बिग स्टोरी। तो आप सोचिए कि अगर एक 12-15 साल का लड़का सोच सकता है, तो वही बात तो मोदी जी कह रहे हैं, स्वदेशी सोचो। तो
हल्दीराम जी ने तो सर 100 साल पहले सोचा था, उनकी स्टोरी सोचा तो था, अगले अगली सुनाऊंगा कि जी। कैसे भुजिया बना के वो आपके इलाके के हैं सर। पैराडॉक्स जी। देखिए कि सारे एंटरप्रेन्योर आपके राजस्थान के हैं, सारे मारवाड़ी बिजनेस आपके हैं और अब वो स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु बनी हुई है। बेंगलुरु हालांकि बनी लोग हुई वहां पे भी है। सब यही लोग हैं और जी। गुरुग्राम है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को भी उससे थोड़ा सा वो मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे काम किया जाए। रितेश जी को भी बहुत बधाई, और आपने जिस तरह से ये कहानी पूरी स्टोरी सुनाई है तो उससे लोग बहुत इंस्पायर होंगे। और इससे एक बात समझ में आई कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। 50% मुझे समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम मैं हूँ, सॉल्व कैसे करना ये देखते हैं आपसे। नहीं 75%, 25% तो राजस्थान का जो पानी है आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की भूमि है भाई राजस्थान, नहीं, मतलब 50% एक जो बेसिक आपने थ्रस्ट कहा था कि प्रॉब्लम समझनी चाहिए, तो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई कि मैं हूँ, प्रॉब्लम तो मैं हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो बैठकर इस पर बात करके। एक मैं आपको बहुत अच्छी लाइन बताता हूँ सर। जी। जो उबर कंपनी है ना, उसके खुसरो दाराजगो जो उसके सीईओ हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक लाइन बोली कि दुनिया की जितनी भी सड़कें हैं वो हमारे लिए पोटेंशियल बिजनेस है, यानी हर सड़क पे उबर चलनी चाहिए। हर ये सड़क पर प्रॉब्लम ऊबर चलना। आइडेंटिफाई की उन्होंने। और वैसे ही नेटफ्लिक्स ने कहा कि मेरा बिजनेस मॉडल आपकी नींद पर है, आप जितना कम सोओगे उतना ज्यादा नेटफ्लिक्स देखोगे, तो आपकी हाँ, नींद की प्रॉब्लम उन्होंने पकड़ ली। वैसे ही जोमेटो स्विगी ने ये पकड़ा कि विजय जी या नीरज जी जितने आलसी हो जाएंगे उतना आलसी हो ज्यादा मेरा जाएंगे धंधा उतना चलेगा। उतना ज्यादा धंधा चलेगा। तो प्रॉब्लम पहले पकड़ी है। नहीं, तो मैंने पकड़ ली प्रॉब्लम, अब इस पर बाकी काम करना है। इस पर आपसे ज्ञान यस लेकर मैं आगे क्या करूंगा। चलिए बिल्कुल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बहुत अपना शुक्रिया ख्याल सर। रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और नीरज जी का जो द एंड शो है ना, वो देखिए, उससे बहुत सारे आइडिया आपको मिलने वाले हैं। हमारे साथ बैठेंगे तो नीरज जी बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे ही, वो उसको भी देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।